जय जिनेन्द्र छात्राओं। अध्याय 18 वायु तथा जल प्रदूषण भाग 2। छात्राओं, अभी आपने वायु प्रदूषण के बारे में जाना था, जिसमें हमने सीखा वायु प्रदूषण एयर पॉल्यूशन क्या है, वायु को प्रदूषित करने वाले विभिन्न कारक, ओजोन परत का क्षरण डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, पौधा घर प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट, विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग की गंभीर समस्या, वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। अब हम जानेंगे कि जल प्रदूषण क्या है, जिसमें हम सीखेंगे जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण के विभिन्न स्रोत व कारण, जल प्रदूषण का प्रभाव, जल प्रदूषण को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, गंगा कार्य परियोजना क्या है, पेयजल क्या है, जल को शुद्ध कैसे किया जाता है। छात्राओं, जल प्रदूषण के बारे में जानने से पहले हम हमारे देश की सबसे पवित्र नदी के बारे में जानते हैं। क्या आप बता सकते हैं हमारे देश की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? हाँ, बिल्कुल सही, गंगा नदी। यह भारत की सबसे प्रमुख नदी है, जो उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक के भूभाग को सींचती है। इस नदी पर करोड़ों लोगों का जीवन निर्भर है। छात्राओं, आपको पता होगा कि लोग इस गंगा नदी की पूजा करते हैं। शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस गंगा नदी में डुबकी लगा ले तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन छात्राओं, ये सब बातें अब कहने को रह गई हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? आइए देखते हैं। आज इस गंगा में इतनी गंदगी भर गई है कि बच्चों हम सोच भी नहीं सकते हैं। छात्राओं, अब ये गंगा नदी लोगों के पापों को क्या धोएगी? अब तो इसे ही साफ करना आवश्यक हो गया है। अच्छा छात्राओं, अब हम जानेंगे कि गंगा नदी प्रदूषित होने का क्या कारण है। उससे पहले हम जानेंगे कि जल प्रदूषण क्या है। पिछली कक्षा में जल स्रोतों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। बताइए कौन कौन से जल स्रोत होते हैं? नदी, कुआं, समुद्र, झरना, हैंडपंप, नलकूप और बारिश का जल। बहुत अच्छा। अच्छा छात्राओं, आपने भूमिगत जल के बारे में तो पढ़ा है, तो बताइए इनमें से कौन भूमिगत जल स्रोत हैं? हाँ, कुआं और हैंडपंप। इनसे जल भूमि के अंदर से प्राप्त होता है, इसलिए इन्हें भूमिगत जल या भौम जल कहते हैं। ठीक है, तो छात्रों, प्रकृति में हमें विभिन्न स्रोतों से जल प्राप्त होता है। अब आपको विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल को एकत्रित कर एक क्रियाकलाप एक्टिविटी करना है। क्रियाकलाप 18.5। इस एक्टिविटी में आपको नल, तालाब, नदी, कुएं के जल के नमूने को लेकर कांच के बर्तन में डालना है तथा इनकी गंध, अम्लीयता तथा रंग की तुलना करना और इसे सारणी में भरना है। छात्राओं, ये जितने भी जल स्रोत हैं वे अलग अलग क्षेत्रों स्थानों में पाए जाते हैं, जिससे इनमें आसपास के क्षेत्रों से कुछ हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं और जल प्रदूषित हो जाता है। इसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। अर्थात जब वाहित जल, विषैले रसायन, गाद आदि जैसे हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। इसे ही जल प्रदूषण कहते हैं तथा जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों को जल प्रदूषक वाटर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जल प्रदूषण वाटर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो छात्राओं, अब हम उन हानिकारक पदार्थों के बारे में जानने वाले हैं कि जो जल में मिलकर जल को प्रदूषित करते हैं। अर्थात जल को प्रदूषित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। जल को प्रदूषित करने वाला पहला कारक है घरों से अनुपचारित सीवेज, अनट्रीटेड सीवेज फ्रॉम हाउसेस। बच्चों, आपने कक्षा 7वीं में सीवेज के बारे में जाना था कि सीवेज क्या है और कहाँ से निकलता है। सोचिए और बताइए। सीवेज वह घरेलू अपशिष्ट पदार्थ है जिसमें मानव मल, डिटर्जेंट, भोज्य अपशिष्ट पदार्थ मिले होते हैं और जब ये सीवेज घरों से निकलकर नदियों आदि में मिलता है तो नदी का जल प्रदूषित हो जाता है। और छात्राओं, आपको पता है इस सीवेज में सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस,
कवक, फंगाई तथा परजीवी, पैरासाइट आदि उत्पन्न होते हैं। और जब हम इन सूक्ष्म जीवों से युक्त जल को पीते हैं तो हमें हैजा, कोलेरा, डायरिया, टाइफाइड, पेचिस, डायसेंट्री, पीलिया, जॉन्डिस आदि रोग हो सकते हैं। अब जल को प्रदूषित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण कारक उद्योगों से अनुपचारित अपशिष्ट, अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट। छात्रों, हमारे देश में कुछ ऐसे उद्योग हैं जैसे तेल परिष्करण शालाएं, ऑयल रिफाइनरीज, कागज उद्योग, चीनी मिलें, रासायनिक फैक्ट्रियां आदि, जिनसे हानिकारक रसायन निकलते हैं और इन हानिकारक रसायनों को नदियों तथा नालों में प्रवाहित किया जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। आपको पता है इन रसायनों में कौन कौन से जल प्रदूषक मिले होते हैं? सोचिए। इन रसायनों में आर्सेनिक, लेड, मरकरी, फ्लोराइड आदि जल प्रदूषक होते हैं। और जब इस जल को हम पीते हैं या फिर यह जल जल में रहने वाले पेड़ पौधे व जीवों के शरीर में पहुंचता है तो ये आविष्ता, टॉक्सिटी उत्पन्न करते हैं। आविष्ता मतलब ब्लड पॉइजनिंग, रक्त विषाक्तता तथा इनसे कैंसर जैसे रोग भी हो सकते हैं। और यदि हानिकारक रसायनों वाला यह जल मृदा में मिलता है तो मृदा की उर्वर क्षमता कम हो जाती है, अर्थात मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। इतने सारे प्रभाव इन रसायनों, केमिकल्स द्वारा होते हैं, तो क्या सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया होगा? छात्राओं, सरकार ने एक अधिनियम बनाया जिसके अनुसार उद्योगों से उत्पन्न अपशिष्ट जल को जल में प्रवाहित करने से पूर्व उपचारित करना चाहिए, लेकिन प्रायः इन नियमों का पालन नहीं किया जाता। अब जल प्रदूषण का अगला कारक कीटनाशक व खरपतवार नाशी, पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स। ये ऐसे रसायन हैं जिनका उपयोग हम फसलों की सुरक्षा के लिए करते हैं, लेकिन ये रसायन जल में घुलकर खेतों से जलाशयों, नदी तथा तालाबों आदि में पहुंचकर उन्हें प्रदूषित करते हैं। और ये भूमि में रिस कर अर्थात भूमि के अंदर पहुंचकर भौम जल, अंडरग्राउंड वाटर को भी प्रदूषित करते हैं। छात्राओं, आप ये तो जानते ही हो कि विषैली रसायन जलीय जीव जंतुओं व पेड़ पौधों के लिए कितने हानिकारक हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। अब चौथा जल प्रदूषक है उर्वरक, फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के कारण भी जल प्रदूषण होता है। आपको इस पर ज़रा ध्यान देने की आवश्यकता है। जब ये फर्टिलाइजर जल में घुलकर नदी व झरनों में पहुंचते हैं, जैसे कि अभी आपने कीटनाशक व खरपतवारनाशी में पढ़ा। अब ये फर्टिलाइजर जल में क्या करते हैं, तो ध्यान से सुनो। यदि उर्वरक फर्टिलाइजर में नाइट्रेट एवं फास्फेट जैसे रसायनों की मात्रा अधिक होती है तो ये शैवाल, अलगी, आपने अध्याय 2 में पढ़ा है ना शैवाल, अलगी के बारे में। हाँ, तो ये शैवाल का पोषण का कार्य करते हैं, अर्थात शैवाल को फलने फूलने के लिए पोषक की तरह कार्य करते हैं। और जब ये शैवाल मर जाते हैं तो जीवाणु इनका अपघटन करते हैं। चूँकि अपघटन की प्रक्रिया में इन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिससे जल में ऑक्सीजन का लेवल अर्थात स्तर कम हो जाता है और जल में रहने वाले जीवों को पर्याप्त मात्रा में सनलाइट व ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे जलीय जीव मर जाते हैं। अतः उर्वरक द्वारा शैवाल को पोषण करना तथा इससे जलीय जीवन प्रभावित होने की संपूर्ण प्रक्रिया को यूट्रोफिकेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में सुपोषण कहते हैं। यूट्रोफिकेशन की इस संपूर्ण प्रक्रिया को इस चार्ट से समझते हैं। जल प्रदूषण का अगला कारक कारखानों से निकलने वाला गर्म जल, हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज। बहुत सारे ऐसे उद्योग होते हैं जिनसे निकलने वाला गर्म जल जलाशयों में जाकर मिलता है और जल प्रदूषण होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि गर्म जल से कैसे जल प्रदूषण होगा? तो छात्राओं, जब ये गर्म जल किसी नदी या झरने में जाएगा तो यह जलाशय के ताप में वृद्धि कर देगा और ताप में वृद्धि होने पर उसमें रहने वाले पेड़ पौधे व जीव जंतुओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा और यहाँ तक कि वो मर भी सकते हैं। दे कैन डाई। तो बच्चों, आपने जाना कि जल कैसे प्रदूषित होता है,
जल प्रदूषण के स्रोत व उसके कारण के बारे में भी जाना, जिसे हम पुनः दोहराते हैं। जल प्रदूषण के कारण, कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, घरों से अनुपचारित सीवेज का जलाशयों में डालना, डंपिंग अनट्रीटेड सीवेज फ्रॉम हाउसेस इन वाटर बॉडीज, उद्योगों से अनुपचारित अपशिष्ट का जलाशयों में डालना, डंपिंग अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट इन वाटर बॉडीज, कीटनाशक व खरपतवार नाशी का अधिक मात्रा में उपयोग, यूजिंग एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स, उर्वरक का अधिक मात्रा में उपयोग, यूजिंग एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स, कारखाने से गर्म पानी जलाशयों में डालना, डंपिंग हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज इन वाटर बॉडीज। इसके साथ आपने जल प्रदूषक से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी जाना कि जल प्रदूषण के क्या प्रभाव हैं। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण से पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मर जाते हैं। यदि हम प्रदूषित जल पीते हैं तो हमें बहुत सी बीमारियां जैसे हैजा, कॉलेरा, डायरिया, विषाक्तता, पॉइजनिंग आदि हो सकती हैं। जल प्रदूषण के प्रभाव जानने के बाद अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि हम जल प्रदूषण को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। सोच रहे हैं ना? हाउ टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। घरों से अनुपचारित सीवेज को जलाशयों में डालने से पहले उसमें से हानिकारक पदार्थ निकाल देना चाहिए। उद्योगों से अनुपचारित अपशिष्ट को जलाशयों में डालने से पहले उसमें से हानिकारक पदार्थ निकाल देना चाहिए। किसानों को कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स, खरपतवारनाशी, वीडीसाइड्स तथा उर्वरक, फर्टिलाइजर का अधिक मात्रा में उपयोग नहीं करना चाहिए। कारखाने से निकलने वाले गर्म जल को सीधे जलाशयों में नहीं डालना चाहिए। कचरे को नदियों में न फेंककर उसे गड्ढे में गाड़ना चाहिए। आया समझ में? ये एक नया बिंदु है कि हमें कचरे को नदियों में ना फेंककर उसे गड्ढे में गाड़ना चाहिए, जिससे जल प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, अब इसे देखो, ये है गंगा नदी, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। ये गंगा नदी आज इतनी अधिक प्रदूषित कैसे हो गई? इसके प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं? आप बता सकते हैं? चलो जानते हैं। गंगा नदी के प्रदूषित होने का सबसे बड़ा कारण है उद्योग अपशिष्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट तथा सीवेज को नदी में डालना और मूर्तियों का विसर्जन करना। और क्या हो सकते हैं? हाँ, गंगा नदी में फूलों का डालना, क्योंकि नदी को पवित्र माना जाता है, इसलिए उसकी फूलों से पूजा करते हैं, जो कि गंगा नदी का जल प्रदूषित कर रहे हैं। और नदी में कपड़े धोना, नहाने से भी गंगा नदी प्रदूषित होती है। हाल ही में प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष WWF वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि गंगा नदी संसार की 10 ऐसी नदियों में से एक है जिनका अस्तित्व खतरे पे है और इसके प्रदूषण स्तर में कई वर्षों से निरंतर वृद्धि हो रही है। छात्राओं, क्या आपको पता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यों के अधिकांश क्षेत्रों से गुजरती है और ये जो राज्य हैं यहाँ पर बहुत अधिक प्रदूषण पाया जाता है। केवल कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर है जो लगभग 5000 से अधिक फैक्ट्रियों से घिरा हुआ है और ये सारी की सारी फैक्ट्रियां अपना अपशिष्ट इस गंगा नदी में फेंकती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस गंगा नदी की क्या बुरी हालत हो रही होगी। और तो और कई स्थानों पर प्रदूषण स्तर इतना अधिक हो गया है कि इसके जल में जलीय जीव जीवित नहीं रह पाते हैं, जिससे वहाँ यह नदी निर्जीव डेड हो गई है। 1985 में गंगा नदी को बचाने के लिए सरकार ने एक परियोजना प्रारंभ की, जिससे गंगा कार्य परियोजना, गंगा एक्शन प्लान कहते हैं, तथा भारत सरकार ने 2016 में एक नए प्रस्ताव का शुभारंभ किया, जिसे स्वच्छ गंगा भारत मिशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज भी यह गंगा नदी गंदी है। छात्राओं, सोचो जरा, यदि हम ऐसा गंदा पानी पिएंगे तो क्या होगा? आचार्य श्री जी ने कहा है, जिस प्रकार स्टोव में बिना छना तेल डालते हैं तो वह भभकता है और उसमें पिन करना पड़ती है, उसी प्रकार पेट में बिना छना जल डालते हैं तो उसमें पिन करनी पड़ती है, अर्थात इंजेक्शन लगवाना पड़ता है,
क्योंकि हम बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, गंदा पानी पीने से हम बीमार हो जाते हैं। तो छात्राओं, हमें जल को पीने से पहले उसे शुद्ध करना आवश्यक है। अच्छा छात्राओं, इन 2 गिलासों में भरे जल को देखो और बताओ किसका जल स्वच्छ व साफ है। आप कहेंगे दूसरे गिलास का। पहले गिलास का जल तो गंदा है। तो छात्राओं, जो दूसरे गिलास में जल दिख रहा है, क्या वह पूर्णतः साफ व गंध रहित है? क्या हम इसे पी सकते हैं? छात्राओं, ये जरूरी नहीं कि जो जल साफ स्वच्छ दिख रहा है वह पीने योग्य है। इसमें बहुत से हानिकारक सूक्ष्मजीव हो सकते हैं। और जैन धर्म के अनुसार जल की एक बूंद में 36,450 सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं और विज्ञान के अनुसार तो कई लाख होते हैं। तो छात्राओं, हमें जल को कैसे साफ व स्वच्छ करना चाहिए? आप करते हैं ना घर पर? बताइए, करते हैं ना? छात्राओं, हमें जब भी जल का उपयोग करना हो तो सबसे पहले उसे सूती कपड़े से छानना चाहिए और वह छन्ना इतना मोटा होना चाहिए कि उसमें से सूर्य की किरणें आर पार ना आ सकें और छन्ना छानने वाले बर्तन के मुख से बड़ा हो। जल छानते समय सावधानी रखें ताकि अनछने जल की एक बूंद भी जमीन पर न गिरे। छात्राओं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, पानी छानने के बाद जीवानी को छने जल से धोकर जहाँ की जीवानी हो उसी जगह कड़े वाली बाल्टी का प्रयोग कर डालना चाहिए। जल को शुद्ध करने के और भी तरीके हैं, वाटर प्यूरिफायर तथा क्लोरीनीकरण का उपयोग करके। ये क्लोरीनीकरण क्या है? क्लोरीनीकरण, क्लोरीनेशन एक ऐसी विधि है जिसमें क्लोरीन की एक टैबलेट को जल में डाला जाता है और जल को शुद्ध किया जाता है। लेकिन छात्राओं, क्लोरीनीकरण की प्रक्रिया में बहुत सावधानी रखी जाती है, क्योंकि यदि हमने ज़्यादा क्लोरीन की टैबलेट डाल दी तो वह हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। वैसे तो जल को साफ और पीने योग्य बनाने के लिए ढेर सारे तरीके हैं, लेकिन जल को साफ करने का सबसे पुराना तरीका है उसे उबालना। जल के शुद्धिकरण की यह सबसे अच्छी विधि है। छात्राओं, ध्यान रखें, जल को पूरी तरह से स्वच्छ व कीटाणु रहित बनाने के लिए कम से कम उसे 20 मिनट उबालना चाहिए। अब छात्राओं, जो जल हमारे लिए पीने योग्य बन जाता है उस जल को पेयजल, पोटेबल वाटर कहते हैं। क्या आप जानते हैं, संसार की 25% जनसंख्या को निरापद पेयजल, सेफ पोटेबल वाटर नहीं मिलता। इसलिए हमें जल को सुरक्षित रखना आवश्यक है। अब हम जल का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ वाटर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। यदि कोई नल लीक हो रहा है तो उसे सुधारना चाहिए। ब्रश करते समय नल को बंद रखना चाहिए। सब्जी धोने के बाद बचे जल को बगीचे में उपयोग करना चाहिए, उसका रीयूज करना चाहिए। यदि आवश्यकता ना हो तो टॉयलेट फ्लश का उपयोग नहीं करना चाहिए। छात्राओं, जल संरक्षण का मूल मंत्र है 5R। 5R अर्थात रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। अब ये क्या है तो सुनिए। रिड्यूस मतलब कम उपयोग करना, रीयूज मतलब पुनः उपयोग करना, रिसाइकल मतलब पुनः चक्रण, रिकवर मतलब पुनः प्राप्त करना एंड रिफ्यूज मतलब उपयोग न करना। इनका उपयोग कैसे करना है? सबसे पहले रिड्यूस, ब्रश करते समय नल को बंद रखना मतलब पानी को कम यूज करना, इसे हम कहेंगे रिड्यूस। रीयूज, सब्जी धोने के बाद बचे जल को बगीचे में उपयोग करना मतलब हमने पानी का फिर से यूज कर लिया। आवश्यकता ना हो तो टॉयलेट फ्लश का उपयोग नहीं करना, ये क्या हो जाएगा? रिफ्यूज करना। रिसाइकल मतलब समुद्र से पानी का बादलों में जाना, बादलों से पुनः धरती पर आना, जल चक्र के बारे में आपने पढ़ा है ना, तो ये हो जाएगा पुनः चक्रण। रिकवर मतलब पानी को हमने खोया है उस पानी को पुनः प्राप्त करना, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आपने सुना है ना इसके बारे में। बारिश के जल को इकट्ठा करना। तो इस प्रकार इन 5R का यदि हम ईमानदारी से पालन करें तो पानी को बचा सकते हैं। समझ में आया? अब पाठ के अंत में हमने सीखा जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण के कारक,
जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। गंगा नदी परियोजना, जल का शुद्धिकरण एवं जल संरक्षण। जय जिनेंद्र।